हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। दोस्तों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने अध्याय 9 तक कंप्लीट कर लिया था और आज के इस पार्ट में अध्याय 10, 11 और 12 ये 3 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हर एक वीडियो में 3-3 चैप्टर करके इस बुक को कंप्लीट किया जा रहा है। दोस्तों, जिन्होंने भी अब तक पिछले जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उन सभी को नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले देख ले और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें और जो नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की ओर। हमारा चैप्टर क्या है? साउंड। तो इनके पॉइंट को देखेंगे साउंड के बारे में। तो ध्वनि क्या है कि ध्वनि एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी है जो कंपन के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कंपन विक्षोभ के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। कंपन जो होते हैं वो विक्षोभ के कारण क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल सही है। और ध्वनि सिर्फ माध्यम के विक्षोभ के कारण आगे बढ़ते हैं, ना कि वस्तु के कण के गति के कारण। तीसरा है कि मनुष्य में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ के कारण उत्पन्न होता है और ध्वनि विभिन्न माध्यम में विभिन्न चाल से गति करते हैं। अगला पॉइंट है कि ध्वनि सामान्यतः अनुदैर्घ्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। और अगला पॉइंट है कि इनमें कि ध्वनि द्रव्य के सतह एवं ठोस दोनों में अनुप्रस्थ एवं ठोस के सतह एवं द्रव्य के अंदर गैस के अनुदैर्घ्य होते हैं। ध्वनि का वायु में चाल जो होता है वो 331 मीटर पर सेकंड होता है और ध्वनि का वेग जो होता है वो दाब पर निर्भर नहीं करते हैं। ध्वनि का एसआई मात्रक जो होता है वो माइक्रोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं। ध्वनि का व्यवहारिक मात्रक डेसिबल होता है। ठीक है, ध्वनि का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। अब आते हैं इनके अगले पॉइंट पे। तो चित्र में दिखाया गया है कि कुछ वाद्य यंत्र दिए गए हैं। अगला चित्र दिया गया है कि एक तारा के चित्र दिए गए हैं और तीसरे चित्र में दिया गया कि कुछ वाद्य यंत्र दिए गए हैं। अब आते हैं आइए इनके कारक और वेग को देखते हैं। कह रहा है कि ताप, जब ताप अधिक होगा तो वेग क्या हो जाएंगे? वेग भी अधिक होंगे। जब आर्द्रता अधिक होगी तो वेग भी क्या हो जाएंगे? अधिक होगी। और जब इलास्टिसिटी अधिक होगी तो वेग भी अधिक होगा। घनत्व जब अधिक होगा तो वेग यहाँ पे कम हो जाएगा। इसी तरीके से जब द्रव्यमान अधिक होगा तो वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, कंपन का घटक। ठीक है, वाइब्रेशन कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये सभी जो है वाइब्रेशन कंपोनेंट है। कौन कौन से है? डायमेंशन है, आयाम जो है कंपन के घटक है। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल, ये तीनों जो है वो कंपन के घटक है। अब इनके पॉइंट को देखेंगे कि प्रति सेकंड कंपन को आवृत्ति कहेंगे और एक कंपन पूरा करने में लगने वाले समय को आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड कहते हैं और महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं चित्र में। तो चित्र क्या दिया गया? जल तरंग के बारे में। अगले पॉइंट को देखते हैं कि जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे कि सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार ही ध्वनि सुनाई नहीं देती, वास्तव में संपूर्ण यंत्र जो है कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। और इसी प्रकार जब हम किसी मृदगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हमें केवल झिल्ली की आवाज़ नहीं सुनते हैं बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं। और दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि पुरुष के वाक तंतुओं की लंबाई 20 mm होती है, मिलीमीटर होती है और महिलाओं की इसकी लंबाई 15 mm होती है। तो बच्चों के वाक तंतु छोटे होते हैं, यही कारण है कि पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनि भिन्न भिन्न होती है। अब ध्वनि के गुण के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड के बारे में। तो क्या कह रहा है कि प्रबल, जब इनके गुण प्रबल होंगे तो ये निर्भर किन पर करेगा और इनकी विशेषता क्या हो जाएगी? तो ध्वनि जब अधिक होगा, प्रबल होगा तो इनके ये जो है आयाम पर निर्भर करेगा और इनकी विशेषता क्या हो जाएगी कि ध्वनि का तेज या मंद होना। ठीक है, जब ध्वनि पतला या मोटा होगा तो ये किन पर निर्भर करेगा? आवृत्ति पर निर्भर करेगा, फ्रीक्वेंसी पर। और इनके गुण क्या हो जाएंगे? तारतम्य गुण कहलाएंगे। और जब आवाज़ों में अंतर कर पाना हो जाएगा
तब ये निर्भर किन पे करेगा, ओवरटोन यानी कि सनादी या फिर अधि स्वर पर निर्भर करेगा, और इनकी गुण क्या हो जाएगी, गुणवत्ता हो जाएंगी। इसी तरीके से अगले चित्र में देख सकते हैं हम, ध्वनि आवृत्ति ध्वनि का तारतम्य निर्धारित करती है। और अगला पॉइंट है कि आवृत्ति के अनुसार ध्वनि के प्रकार, टाइप ऑफ साउंड के बारे में, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के अनुसार ध्वनि का प्रकार। तो पहला क्या दिया गया है, ऑडिबल साउंड, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो इनमें क्या होता है कि मानव कान जो है इनको सुन सकता है, इनमें मानव कान जो है सुन सकते हैं। इनकी आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की होती है, ऑडिबल साउंड इनको कहते हैं। और इनके दूसरे पॉइंट क्या दिए गए हैं, चित्र में आप देख सकते हैं कि ऑडिबल साउंड को दिखाया गया है। मानव कान की बात करें तो अपश्रव्य तरंग यानी कि इंफ्रासाउंड वेव, इनको जो है मानव कान नहीं सुन सकता है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, सांप, कछुआ, गधा, हाथी, व्हेल और दरियाई घोड़ा, ये सभी जंतु जो है अपश्रव्य तरंग को सुन पाते हैं। और इनके पॉइंट को देखेंगे कि वह तरंग जिनका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, यह तरंग जो होते हैं वह बड़े स्रोत से उत्पन्न होते हैं, और कि हृदय और चुंबक एवं भूकंप का कंपन जो है इनके उदाहरण है। सी पॉइंट पे आते हैं तो पराश्रव्य तरंग के बारे में। तो पराश्रव्य तरंग यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में, इनको जो है गैंडा, दरियाई घोड़ा, चमगादड़, डॉल्फिन, चूहा, पायरोसिस, ये सभी जंतुएं सुन सकते हैं। और इन तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। यह प्रथम बार गल्टन के द्वारा विशेष प्रकार की सीटों से उत्पन्न होते हैं, और आजकल यह जो है वो पीएजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगला पॉइंट है कि इनका प्रयोग सोनार, ईसीजी मशीन, चिमनी को साफ करने और गठिया, पथरी आदि के उपचार में किया जाता है। किनका उपयोग किया जाता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड पुराने दस्तावेज, कृषि कीट को नष्ट करने में किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण के बारे में आएंगे, नॉइस पॉल्यूशन के बारे में। इनके पॉइंट को देखेंगे कि आवश्यकता से अधिक शोर को ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। ध्वनि प्रदूषण से अनिद्रा, तनाव, चिंता आदि रोग उत्पन्न होते हैं। और WHO के अनुसार 65 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण ध्वनि कहलाती है, और भारत में 75 से 80 डेसिबल ध्वनि जो है वो प्रदूषण ध्वनि कहलाती है। ध्वनि की अवशोषण करने के लिए फाइबर बोर्ड पेड़ पौधे का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन मफलर परियोजना एवं अकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। अब आते हैं इनके अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि सामान्यतः श्वसन। तो सामान्य श्वसन, श्वास जो है, सामान्यतः श्वास जो होते हैं वो 10 डेसिबल होते हैं। मंद फुसफुसाहट की आवाज़ जो होती है वो 30 डेसिबल की होती है। सामान्यतः बातचीत का जो ध्वनि का होता है वो 60 डेसिबल का होता है। व्यस्त यातायात में 70 डेसिबल और औसत फैक्ट्री में 80 डेसिबल। सबसे अधिक यहाँ पे औसत फैक्ट्री में ध्वनि की जो अधिकतम नापी गई है वो 80 डेसिबल है। अब आते हैं इनके पॉइंट को कि कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता होती है, और पुलिसकर्मी में उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाता है। और जाने माने प्रश्रव्य साउंड, और इन्हें अल्ट्रासाउंड उपकरण के चिकित्सा के लिए क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग में होते हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। अब आते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। सामान्यतः श्वास, तो हम जानते हैं कि सामान्यतः श्वास जो होते हैं वो 10 डेसिबल के होते हैं। मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल, और जो है वो सामान्यतः बातचीत के वार्तालाप के लिए क्या होते हैं 60 डेसिबल की होती है। व्यस्क यातायात में 70, अभी हम लोगों ने पढ़ा, और औसत फैक्ट्री में 80 डेसिबल के ध्वनि तरंग उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ से आते हैं कि 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर जो है वो शरीर के लिए कष्टदायक होते हैं। और श्रवण क्षति देखते हैं, पूर्णतः श्रवण क्षति जो कि विरले ही होती है, प्रायः जन्म से ही होती है।
आंशिक अशक्तता यानी कि डिसेबिलिटी सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा यानी कि संकेत भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं। और क्या दे, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण से के परिणाम स्वरूप विकसित होती है और इसलिए श्रवण अशक्तता यानी कि सुनने की अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति को भी दोषपूर्ण हो सकती है। और औद्योगिक प्रौद्योगिकी के युक्तियों के श्रवण ग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया गया है और श्रवण क्षतिग्रस्त के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज में बहुत कुछ कर सकता है। अब आते हैं इनके पॉइंट को कि ध्वनि का वेग जो होता है वो ठोस में अधिक होता है, फिर द्रव्य में और फिर गैस में। यानी कि सबसे कम जो होता है ध्वनि का वेग गैस में होता है और सबसे अधिक ठोस में होता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि, तो एकल आवृत्ति की ध्वनि जो होती है वो टोन होती है और अनेक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। ध्वनि कान में किसके द्वारा सुना जा सकता है? तो ध्वनि कान में जो है वो कर्ण पटल के द्वारा सुना जाता है। ठीक है, ध्वनि कान में किसके द्वारा सुना जाता है? कर्ण पटल के द्वारा। ध्वनि को कहा जाता है अशांत कहा जाता है। कंपन अधिक होने पर ध्वनि का तारतम्य क्या होता है? वो अधिक होता है। अभिप्रिय ध्वनि क्या कहलाता है? शोर कहलाते हैं। कान के किस भाग से ध्वनि मस्तिष्क तक जाता है? वो तो कर्ण पटल से। ध्वनि एवं देखना मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो ये जो होता है वो मध्य मस्तिष्क से होता है। एक हर्ज कितने के बराबर के होता है? तो एक हर्ज 60 कंपन प्रति मिनट के बराबर होते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट में कि ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती है। बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, कंपन किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दो संख्याओं को इसका आवर्तकाल कहेंगे, यानी कि औसत्य हो जाएगा ये। यदि कंपन का आयाम अधिक होता है तो ध्वनि मंद होगी, ये भी बात असत्य है। ठीक है, मानव कानों के लिए श्रव्य का प्रास जो होती है वो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक का होता है। और अगला क्या दे रहा है कि कंपन की आवृत्ति जितनी कम होती है तो तारतम्य क्या होगा? उतना अधिक होगा। ठीक है, ये बात क्या है? असत्य है, गलत है। अवांछित या अभिप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है, बिल्कुल सही। किसी वस्तु के द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए किए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। प्रबल कंपन डैश के निर्धारित की जाती है, यानी कि किससे निर्धारित की जाती है? आयाम से निर्धारित की जाती है। ठीक है, अब आते हैं अगला कि आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वो हर्ज होता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? हर्ज होता है। अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग शोर कहते हैं। और ध्वनि की तीक्ष्णता कंपन डैश के से निर्धारित होती है, तो आवृत्ति से निर्धारित होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं एनसीईआरटी के प्रश्न को कि कुछ माध्यमों में सूची दी गई है, तो इनके किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकते हैं? तो ध्वनि जो है वो लकड़ी और जल इन दो माध्यमों में गमन कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं 2 नंबर प्रश्न पे कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता जो है इसके आयाम पर निर्भर करती है, इट्स एम्पलीट्यूड पर निर्भर करेंगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर में कि कौन सा कथन जो है सही है, तो देखते हैं 4 ऑप्शंस को पढ़ेंगे कि ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। ध्वनि तथा प्रकाश दोनों संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये गलत है। और ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, ये भी सही है। यानी कि 1, 2 और 4 ये सही कथन हो जाएंगे। तो 1, 2 और 4 किसमें दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कोई वस्तु 50 हर्ज की आवृत्ति से कंपन कर रहा है या कर रही है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इनके आवर्तकाल यानी कि इसका फॉर्मूला होता है T = 1/f, यानी कि 1/f। f क्या है? फ्रीक्वेंसी है, आवर्तकाल है। बस इसी फॉर्मूले पे इनको पुट करना है। 1 = 1/50 लिख देना है और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0.02 सेकेंड आ जाएगा टाइम। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें जो है ध्वनि के कंपनों को क्या करना होगा? आयाम को घटाना होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आते हैं 6 नंबर प्रश्न पे।
कि ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है, तो डेसिबल होता है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल। 7 नंबर में बात करें तो ध्वनि की प्रबलता निर्धारण होती है। तो ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्धारण होती है, तो कंपन के आयाम के द्वारा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के द्वारा जो है ध्वनि की प्रबलता निर्धारण करती है। 8 नंबर क्वेश्चंस में आते हैं। तो 1 हर्ज बराबर होते हैं, तो 1 हर्ज किनके बराबर होता है, 60 कंपन प्रति मिनट के बराबर होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। 9 नंबर में बात करें तो ध्वनि का तारतम्य ज्ञात किया जाता है। तो ध्वनि का तारतम्य किनसे ज्ञात किया जाता है, तो ये जो है इनकी आवृत्ति से, यानी कि इट्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, इनसे ज्ञात किया जाता है। 10 नंबर बात करें तो प्राश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति होती है। तो प्राश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति क्या होती है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए, इनको देखते हैं। ये जो होंगे वो 20,000 हर्ज से ऊपर होंगी। 20,000 हर्ज से क्या हो जाएगा, अबव होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है, तो किसकी न्यूनतम होने की संभावना, तो छोटी लड़की की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ध्वनि की संचरित हो सकती है। ध्वनि किसमें संचरित होगा, तो यह जो है आपके ठोस, द्रव्य और गैस, इन तीनों माध्यम में ध्वनि संचरित होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर की बात करें तो एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला पे पुट किया, उसी फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा इनका करेक्ट आंसर। ठीक है, आवृत्ति 10 हो जाएगी। अब आते हैं कि एक मच्छर को अपने पंखों को 50 कंपन प्रति सेकंड औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करती है, तो कंपन का आवर्तकाल, इसे भी इसी फॉर्मूला पे पुट कर देंगे तो इनका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 1/500 सेकंड हो जाएंगे। अब आते हैं अंतिम प्रश्न यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से क्या कह रहा है कि निम्न वाद्य यंत्रों में उसको भाग को पहचाने जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होती है। तो ढोलक, सितार और बांसुरी, ये सभी जो है ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, अध्याय नंबर 11 पे। देखते हैं अध्याय 11 नंबर क्या कह रहा है कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के प्रभाव, इन चैप्टर को देखेंगे। अध्याय 11 और उसके बाद फिर अध्याय 12 इनको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पॉइंट क्या कह रहा है कि रासायनिक प्रभाव। तो क्या है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज जो है वो फैराडे ने किया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि यह समतुल्य या फिर तुल्यांक भार पर आधारित होते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह जो होते हैं वो धन से ऋण की ओर जाता है, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आते हैं। जिनके लेप चढ़ना होता है उसे धन यानी कि एनोड, और जिस पर जो है वो चढ़ना होता है यानी कि लेप जिस पर चढ़ना होता है उसे ऋण यानी कि कैथोड पर रखते हैं। धन से धातु पिघलकर ऋण की ओर जाता है। ठीक है, और अगला पॉइंट है इनका कि जितना द्रव्यमान कैथोड पर होता है उसके हिसाब से आवेश दिया जाता है, और ये फॉर्मूला है रासायनिक तुल्यांक के। दोनों ध्रुव के बीच विद्युत अपघटय द्वारा द्रव्य भरा होता है। दोनों ध्रुव के बीच विद्युत अपघटय द्रव्य भरा होता है, जिनमें धारा का प्रवाह जो होता है वो आयन के कारण होता है। अब देखते हैं चित्र में आपको दिया गया है कि विद्युत लेपन दर्शाता सरल परिपथ। इनमें क्या है, आपके कॉपर सल्फेट के विलयन दिए गए हैं और इनमें तांबे की प्लेट दी गई है 2। ठीक है, इनसे जो है विद्युत धारा का प्रवाह दिया गया है। अब आते हैं अगले चित्र में कि एक संपरीक्षित जो है दिए गए हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है कि रासायनिक प्रभाव के बारे में। तो ये क्या कह रहा है कि जिस बर्तन में, यानी कि रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट, जिस बर्तन में यह किया जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं, और सस्ते धातु पर महंगे धातु का लेप चढ़ना विद्युत अपघटय कहलाता है। लोहा को जंग से बचाने या चमकाने के लिए निकेल क्रोमियम यानी कि NiCr का लेप चढ़ाया जाता है। ठीक है, दोनों ध्रुव पॉजिटिव और नेगेटिव को इलेक्ट्रोड कहते हैं।
फिर इसी तरह विद्युत लेपन केवल जो है वो डीसी करंट पर ही संभव होते हैं। विद्युत लेपन जो होते हैं वो डीसी करंट पर ही संभव होते हैं। और अगला है कि डीसी करंट को जब पानी में प्रवाहित किया जाता है तो उसमें बुलबुला उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि पानी का जो होता है वो H+ ऋण पर OH- धन की ओर जाता है। और यह प्रक्रिया जो है निकलसन ने दर्शाया था। धन जो है जब धन हमेशा ऋण यानी कि कैथोड एवं ऋण हमेशा एनोड की ओर प्रवाहित होते हैं। अब आते हैं चित्र में, तो चित्र में हम देख सकते हैं कि कुछ विद्युत लेपित वस्तुएं दी गई है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं इनके समरी में। तो क्या कह रहा है कि सन 1800 ईस्वी में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन, जो एक ब्रिटिश जो है रासायनिक जो है वो विलियम निकलसन ने 1753 ईस्वी से लेकर के 1815 ईस्वी में यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तो तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। और ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर जो है वो बनते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट में, इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु का परत निक्षेपित करना क्या कहलाता है, तो विद्युत लेपन कहलाता है। और विद्युत चालन करने वाला द्रव्य होते हैं जो अम्ल, क्षार एवं लवण कहलाते हैं। और रोड पर लगे दिशा सूचक में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इनमें जो लगे दिशा सूचक जो है वो एलईडी का प्रयोग किया जाता है। और चित्र में एलईडी का चित्र देख सकते हैं। विद्युत लेपन में अवांछनीय अवशेष कहाँ जमा होते हैं, तो कैथोड में जमा होते हैं। और दूसरा है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किसने किया था, तो फैराडे ने किया था। और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किस पर आधारित है, तो कैथोड पर आधारित है। ठीक है, अब यहाँ से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के प्रश्न आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, तो विद्युत धारा क्या उत्पन्न कर सकती है, रासायनिक, तापीय तथा चुंबकीय प्रभाव जो है उत्पन्न कर सकती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दूसरा प्रश्न है कि बूझो तथा पहेली ने एक जैसे बल्ब और सेल परंतु दो भिन्न भिन्न विलयनों यानी कि ए तथा बी को लेकर चित्र में दर्शाए गए अनुप्रयोगों का प्रयोग किए हैं। और क्या करें कि उन्हें देखा है कि व्यवस्था ए में बल्ब व्यवस्था बी की अपेक्षा अधिक चमकीला दीप्त होता है। तो आप जो है क्या निष्कर्ष निकालेंगे, इनको बताएंगे। तो चित्र को देखने के बाद तो एक निष्कर्ष निकलता है कि व्यवस्था ए के परिपथ में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्या कह रहा है कि बूझो के चाचा जी ने उसके गांव के निकट विद्युत लेपन का एक कारखाना लगाया। ठीक है, इस कारखाने के अपशिष्ट का निपटारा करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, इस कारखाने के अपशिष्ट यानी कि वेस्ट पदार्थ का निपटारा कहाँ करना चाहिए, तो स्थानीय प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो कह रहा है कि जब किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की गई हो तो उसका रंग परिवर्तन हो गया हो, तो यह इंगित करता है कि विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा विद्युत का रासायनिक प्रभाव है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 5 की बात करें तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन जो है उसका चालन नहीं होगा, तो देखिए नींबू का रस में तो चालन हो जाएगा, सिरका में भी होगा, टोटी का पानी में होगा, लेकिन वनस्पति के तेल में जो है वो विद्युत का चालन नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं 6 नंबर प्रश्न में कि विद्युत जो है वो लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग जो है क्रोमियम का उपयोग करते हैं, सीआर का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चित्र में दिया गया है कि दी गई व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसका विलयन को लेने से बल्ब जो है दीप्त नहीं होगी, तो किसका विलयन लेने से बल्ब दीप्त नहीं होगी, तो अशुद्ध जल में बना चीनी का विलयन
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अशुद्ध जल में बना चीनी का विलयन। अब आते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। तो क्या कह रहा है 8 नंबर प्रश्न, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य जो होते हैं वो प्रबल, अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रबल, अम्ल और क्षार लवण हो जाएंगे। अब आते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। तो क्या कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी कि किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या उत्पन्न होगा, तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कॉपर बैटरी के डैश टर्मिनल से संयोजित होने पर निक्षेपित होती है, तो कैथोड के टर्मिनल से संयोजित होने पर निक्षेपित होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह से 11 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वंचित धातु की परत पर निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे जो हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विद्युत लेपन। ठीक है, आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्या कह रहा है कि दो द्रव्यों ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संप्रेक्षित का प्रयोग किया गया है और यह देखा गया कि संप्रेक्षित का बल्ब द्रव्य ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव्य बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि द्रव्य ए जो है द्रव्य बी से अच्छा चालक होगा। करेक्ट नंबर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आते हैं अध्याय नंबर 12 की ओर। फ्रेंड्स, अध्याय 12 देखते हैं, सम नेचुरल फेनोमेना, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। BSSC CGL 4 जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग चतुर स्नातक स्तरीय संयुक्त की दी गई है, रुक्मणी प्रकाशन की, वॉल्यूम 1। इसमें जो है फ्रेंड्स आपको 21 सेट्स दिया गया है। इन्हीं 21 सेट्स को हम लोग जो है 150 प्रश्न को ग्रोथ पॉइंट BGP यूट्यूब चैनल के माध्यम से सॉल्व कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहें, काफ़ी कुछ मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पे नया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट था लाइट के बारे में, लाइटिंग के बारे में, यानी कि तड़ित के बारे में। तो फ्रेंड्स, बोलचाल की भाषा में हम लोग इनको बिजली का चमकना कहते हैं। तो आइए इनके पॉइंट्स को देखते हैं। क्या है कि किसी भी वस्तु के आपस में रगड़ने के कारण जो उत्पन्न होता है, चिंगारी उत्पन्न होता है, वो बड़ा समूह तड़ित कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। किसी भी वस्तु के आपस में रगड़ के कारण जो उत्पन्न चिंगारी का बड़ा समूह तड़ित कहलाता है और यह असंख्य चिंगारी का समूह होता है। तड़ित की घटना को विद्युत विसर्जन भी कहते हैं। अगला आते हैं कि जब एम्बर को फर से रगड़ते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होता है और यह प्रक्रिया की खोज जो है यूनानियों ने की थी। इस प्रक्रिया की खोज वर्ष 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित एवं वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी के विषय में विपरीत आवेश की खोज किया था। अब आते हैं अगले पॉइंट में कि रगड़ द्वारा आवेश, यानी कि चार्जिंग बाय रूबिंग के द्वारा। तो इनके पॉइंट्स को देखेंगे कि जब रेशम को कांच पर रगड़ा जाता है तो कांच इलेक्ट्रॉन खोता है एवं रेशम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋण आवेश होता है, ग्रहण करके जो है ऋण आवेशित होता है। और आवेश शब्द का प्रयोग जो है थेल्स ने किया था। आवेश शब्द का प्रयोग किसने किया था? थेल्स ने किया था। विपरीत आवेश की खोज फ्रैंकलिन ने की थी और समान आवेश में प्रतिकर्षण एवं विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। ठीक है, विपरीत आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। अब आते हैं अगले पॉइंट में कि आवेश की उपस्थिति के पता विद्युत दर्शी के द्वारा लगाया जाता है। आवेश में उपस्थिति का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? विद्युत दर्शी के द्वारा
लगाया जाता है। अब आते हैं चित्र को देखते हैं, क्या दिया गया कि समान आवेश के बीच अनुयायी क्रिया हो रही है, और एक चित्र में क्या हो रहा है कि विपरीत आवेश जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। अगले पॉइंट को देखते हैं, सरल विद्युत दर्शी यानी कि चित्र में दिखाया गया है। अब आते हैं अगला पॉइंट कि तड़ित से सुरक्षा, लाइटिंग प्रोटेक्शन, इनके बारे में देखेंगे। तो लाइटिंग प्रोटेक्शन क्या है, सुरक्षित स्थान का पता लगाना, लाइटिंग प्रोटेक्शन यही कहलाता है, सुरक्षित स्थान का पता लगाना इसमें। और दूसरा क्या पॉइंट दिया गया है कि वन में रहने पर छोटे वृक्ष के नीचे शरण ले। देखिए काफ़ी नहीं है कि आप वन अगर जंगल की जगह में है तो आप किसी छोटे वृक्ष के नीचे शरण ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि ज़मीन पर ना लेटें बल्कि ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठें। और तीसरा पॉइंट है कि कंप्यूटर, टीवी जैसे उपकरण को बंद कर दें एवं बल्ब, ट्यूबलाइट को जलाए रखा जा सकता है, इससे जो है कोई हानि नहीं होता है। अब आते हैं कि खोखले स्थान जैसे कि गाड़ी का चयन करें, क्योंकि अंदर विद्युत क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, खोखले स्थान जैसे कि गाड़ी का चयन करें और विद्युत जहाँ क्या होगा, शून्य होगा। आप चित्र में देख सकते हैं एक व्यक्ति को तड़ित के समय सुरक्षित स्थिति में बैठा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट में कि तड़ित चालक यानी कि लाइटिंग कंडक्टर के बारे में। यह जो है एक नुकीला छड़ होता है। तड़ित चालक क्या है, यह एक नुकीला छड़ होता है। यह घर के ऊपर लगाया जा सकता है, जिसका एक छोर जो है वो मिट्टी से जुड़ा रहता है, और यह तड़ित के द्वारा उत्पन्न आवेश को विद्युत पृथ्वी में पहुंचा देता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट क्या है, चित्र में देख सकते हैं कि आवेश के संचयन से तड़ित होना, और दूसरे चित्र में तड़ित चालक का दिया गया है फिगर, और तीसरे चित्र में चित्र नहीं है, यहाँ पे नोट करके दिया गया है कि विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचने के लिए भवनों में भूसंपर्कन की व्यवस्था की जाती है। अब आते हैं अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में। तो फ्रेंड्स इनके पॉइंट को देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर अनचाहे कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। इससे उत्पन्न तरंग जो होते हैं वो अवश्राव्य तरंग होते हैं, और ये पृथ्वी के आंतरिक प्लेट्स के टकराव के कारण उत्पन्न होता है। और अगला पॉइंट है कि वहाँ भूकंप आने की अधिक संभावनाएं होती है, जो उसे भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं भारत में भ्रंश क्षेत्र जो है वो कौन से हैं, कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान है। और देखते हैं इस पॉइंट को कि भूकंप को जो है सिस्मोग्राफ से मापते हैं हम लोग, और भूकंप यानी कि अर्थक्वेक का एस तरंग अनुप्रस्थ एवं पीएल अनुदैर्घ्य होता है। ठीक है, भूकंप का एस तरंग जो होता है वो अनुप्रस्थ होता है, और पीएल जो होते हैं वो अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट यानी कि चित्र में दिया गया है आपको कि पृथ्वी की संरचनाएं दी गई है। सबसे पहले आप चित्र में देख सकते हैं कि पृथ्वी की ये क्या है, संरचना है। ऊपरी भाग जो होते हैं वो भूपर्टी कहलाती है, और इनकी मध्य भाग प्रवार कहलाती है, और आंतरिक भाग जो है यानी कि मध्य आंतरिक यानी कि बाहरी कोड, और सबसे आंतरिक वाले को क्या कहते हैं, आंतरिक कोड कहते हैं। अब आते हैं अगले चित्र में। इसमें क्या दिया गया कि चार्ट पेपर के द्वारा दिखाया गया कि एक भूकंप लेखी का आरेख दिया गया है। अब आते हैं भूकंप लेखी के उपकरण दिए गए हैं। देखिए चित्र में भूकंप का चित्र दिया गया है। तो पृथ्वी के अंदर जो है ये केंद्र है, और पृथ्वी का ये पृष्ठ है, फोकस है। इसी तरीके से भूकंप तरंगे यहाँ दी गई है, ब्लैक एंड वाइट कलर में दिया गया है। इस चित्र को देख सकते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट में, अगले चित्र में कि पृथ्वी की प्लेट की गति दी गई है जब टकराती है प्लेट, टकराती हुई प्लेटों का चित्र दिया गया है आपको। ठीक है, और रगड़ती प्लेटों का चित्र दिया गया है।
इसी तरीके से यूरेशियन प्लेट दिए गए हैं, अर्मेनियन प्लेट दिए गए, इंडियन प्लेट दिए गए हैं। अब यहाँ आते हैं भूकंप से बचाव के बारे में, इनको जानेंगे, इनके पॉइंट को पढ़ेंगे, वो चित्र के माध्यम से हम देख चुके। तो भूकंप के बचाव से क्या करेंगे, यदि आप घर में है तो किसी मेज के नीचे आश्रय ले तथा झटका को रुकने तक वहीं रहे, यानी कि झटका जब तक खत्म ना हो तब तक वहीं रहे, और ऐसे सभी भारी वस्तुएं से दूर रहे जो गिर सकती है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो सिर को तकिए से बचाव करें। इसी तरीके से अगला पॉइंट दिया गया है भूकंप से बचने के लिए, यदि आप घर से बाहर है तो भवन, वृक्ष तथा विद्युत लाइन से क्या रहें, दूर रहें। और इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, तो इनको स्थिर आवेश कहते हैं। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, जब आवेश गति करता है तो क्या कहते हैं उनको, तो विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जब आवेश जो है गति करेगा तो उनको क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। भूकंप आने का भविष्यवाणी संभव है या नहीं, नहीं है ये संभव। भूकंप का माप किया जाता है, तो भूकंप की माप किससे किया जाता है, रिएक्टर के पैमाने से किया जाता है। और समुद्र के भीतर आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से भूकंप उत्पन्न के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेट कौन सी है, तो भूपर्टी है। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये बात गलत है। और आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती है, ये आपके सत्य है। तड़ित चालक जो है किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता है, ये बात असत्य है। अब आते हैं अंतिम, भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये बात क्या है, गलत है। अब आते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वाले पहले प्रश्न पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि क्या कोई वस्तु आवेशित है, चुंबक है, या दरार से मुक्त है, या गर्म है। तो इन चार ऑप्शन में क्या होगा कि क्या कोई वस्तु क्या है, आवेशित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। तो कह रहा है कि एक पिंड से दूसरी पिंड पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना, इसके लिए दो निकायों को संयोजित किया जाना चाहिए। तो किन दो निकायों को संयोजित किया जाना चाहिए, तो प्लास्टिक की डोरी तांबे के तार से क्या करना चाहिए, इनको संयोजित किया जाना चाहिए कॉपर वायर से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चंस पे। तो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न हो सकता है या हो सकती है। तो क्या उत्पन्न हो सकता है या हो सकती है, तो भूकंप उत्पन्न हो सकता है, अर्थक्वेक। 4 नंबर प्रश्न की बात करें तो हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि जब दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के समीप लाई जाती है तो आवेशित वस्तुओं के लिए निम्नलिखित विकल्प में से सबसे उपयुक्त कथन का चयन करें। तो चार ऑप्शन दिए गए कि आकर्षित कर सकती है, प्रतिकर्षित कर सकती है, या फिर क्या कर सकती है, आपको आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उन पर किस पर आवेश है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से सुनामी नहीं आती है। चार ऑप्शंस दिए गए, तो किस कारण से सुनामी नहीं आएगी, तो तड़ित के कारण, यानी कि आपके लाइटिंग के कारण जो है सुनामी नहीं आएगी। समुद्र के अंदर एक बड़ा नाभिक विस्फोट होगा तब सुनामी आएगा। भूकंप से भी सुनामी आता है, ज्वालामुखी उद्भेदन से भी आता है, पर तड़ित से यानी कि लाइटिंग से आपके सुनामी नहीं आती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि भूकंप उत्पन्न के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेट पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, भूपर्टी पर पाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। तो क्या शब्द दिए गए हैं और इनके सूची पर विचार करना है हमें। कह रहा है कि चार ऑप्शन दिए गए, भूकंप क्षेत्र, भ्रंश क्षेत्र, मेटल, आंतरिक क्रोड, ये दिए गए हैं आपको चार ऑप्शंस। क्या कह रहा है कि
पृथ्वी की प्लेट की सीमाएं जानी जाती है, तो पृथ्वी की प्लेट की सीमाएं जानी जाती है भूकंप क्षेत्र से, और दूसरा क्या है, भ्रंश क्षेत्र से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, भूपर्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, भूपर्टी। 8 नंबर प्रश्न की बात करें 9 नंबर में, तो 9 नंबर प्रश्न क्या है कि डैश में विनाशकारी भूकंपों के आने की संभावनाएं कम होती है। तो किसमें होती है, उड़ीसा में सबसे कम है। डैश में विनाशकारी भूकंप आने की संभावनाएं कम है, तो उड़ीसा में सबसे विनाशकारी भूकंप आने की संभावनाएं क्या है, कम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सुनामी, भूस्खलन, बाढ़ और तड़ित, ये 4 चीज़ दिए गए हैं भूकंप के कारण हो सकते हैं। तो भूकंप के कारण सुनामी आ सकता है, भूस्खलन भी होता है और बाढ़ भी आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा 1, 2 और 3। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, एनसीईआरटी के 11 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो किसे नहीं किया जा सकता, प्लास्टिक का पैमाना को जो है घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो क्या कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या होता है, धनावेशित हो जाती है, तथा कपड़ा क्या होता है, ऋणावेशित हो जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।